नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय आरसीएम सभी लोगों को। और एक बार फिर सक्सेस टॉक में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम आरसीएम बिजनेस में जो हमारे अचीवर होते हैं, उन सब अचीवरों को अपने इनवाइट करते हैं। ये हमारा एपिसोड नंबर 4 है। पहला एपिसोड हमने शूट किया था श्रीमान रवि ओपी शर्मा जी के साथ। उसके बाद बीसी छाबड़ा जी का आशीर्वाद हमें मिला, सेकंड एपिसोड जो था। थर्ड एपिसोड में हमारे बीच में आए थे श्रीचंद अत्री जी। बहुत सारी एजुकेशन मिली। आप लोगों का प्यार और सम्मान लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे ही मेहमान आए हुए हैं जिनको हिंदुस्तान में लोग एजुकेशन का मास्टर बोलते हैं। उनकी पर्सनैलिटी, उनके काम करने का स्टाइल, उनके खड़े होने का स्टाइल, उनकी बात करने की स्टाइल को पूरा हिंदुस्तान कॉपी करता है। और आज हम ऐसे ही मेहमान को आपके बीच में इनवाइट करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप जिन भी मेहमानों को सुनना चाहते हो सक्सेस टॉक में, आप उनका नाम नीचे कमेंट में दे सकते हैं ताकि अगली बार हम उनको इनवाइट कर सकें। और मैं बताना चाहूंगा, ये चैनल केवल और केवल आरसीएम बिजनेस के लिए है, जिसपे हम आरसीएम के सक्सेस लोगों से आपसे मुलाकात करवाते हैं। क्या उनका जीवन था, किस तरह की उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हुई, क्या क्या चैलेंज आए, किस तरह से आरसीएम की बड़ी कामयाबी पे वो गए। मैं आपका दोस्त महावीर सारण, आरसीएम बिजनेस में स्टार और लीडर हूँ। और आज हम जिस मेहमान को सुनने वाले हैं, वो मेहमान हमारे बीच में है पटना से, जिनका नाम है श्री सुजीत कुमार सिंह जी। सुजीत कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने जो ये इनिशिएटिव लिया है ना, ये बहुत ही शानदार है। और इससे मुझे ये लगता है कि आरसीएम के लोगों को रूट लेवल पे एक मजबूत एजुकेशन मिलेगी और इससे वो अपनी जिंदगी में अपनी तरक्की की रफ्तार बहुत बेहतर कर सकते हैं। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आप जैसे लोगों का प्यार और मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो हम इस प्लेटफॉर्म पे कोशिश करेंगे सभी तरह के लोगों को लाएंगे जिनकी एजुकेशन का फायदा पूरे हिंदुस्तान में जाए। सुजीत जी, आप आरसीएम बिजनेस में स्टार रूबी के लेवल पे हैं और पूरे हिंदुस्तान में नेशनल लीडर हैं आप। आपकी मीटिंगों में लोगों की संख्या को देखते ही बनता है, जब भी आपका नाम जिस भी शहर में चला जाता है वहां पे बिजनेस का माहौल बहुत ऊंचाई पे जाता है और लोग आपको एजुकेशन लीडर के रूप में मानते हैं। तो थोड़ा सा हम अपने व्यूवर्स को, पूरे हिंदुस्तान को ये बताना चाहेंगे सुजीत कुमार जी का पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन कहाँ हुई, थोड़ा सा प्रकाश डालें सर। देखिए, ये थोड़ी लंबी कहानी है। वैसे मैं यदि इसको शॉर्ट में बताऊं तो गांव से ही मैंने ज्यादातर अपनी जिंदगी को जिया है। मेरी बेसिक एजुकेशन जो हुई है वो गांव में ही हुई है। इवन मैं मैट्रिक तक जो है वो गांव से ही किया हुआ हूँ। मेरे पिताजी रेलवे में एम्प्लॉय हुआ करते थे। आरपीएफ एक डिपार्टमेंट होता है और उसके अंदर जब मैंने आरसीएम की शुरुआत की थी, जब वो हेड कांस्टेबल थे। और एक सामान्य सी जिंदगी थी हम लोगों की। बेसिकली एजुकेशन की बात करें तो स्कूलिंग तो मैंने बताया ही आपको कि गांव से हुई है। कॉलेज में मुझे आने का मौका मिला, वो डिस्ट्रिक्ट टाउन था एक छोटा सा, जहाँ की पिताजी की पोस्टिंग थी। और उसी दरमियान में मुझे, मतलब यूं कह लीजिए कि एक्सीडेंटल तरीके से आर्मी बिजनेस मिला था। और उसके बाद मैं उस टाइम बीएससी पार्ट टू केमिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट था, ग्रेजुएशन में कर रहा था। और ग्रेजुएशन करते करते ही मैं इस बिजनेस में आया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा पारिवारिक बैकग्राउंड और जानना चाहेंगे सर, पापा क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं। देखिए, मैं 3 भाई और एक बहन, सबसे छोटा मैं ही हूँ। और बैकग्राउंड पिताजी का नौकरी का रहा है। हालांकि मेन बैकग्राउंड की बात करें तो पूरा परिवार लगभग खेती से ज्यादा जुड़ा हुआ है। और पिताजी की जहाँ पोस्टिंग थी, मैंने वहीं से इस बिजनेस में अपने स्टार्टअप ली थी। भाइयों में मैं सबसे छोटा, मेरे ऊपर 2 बड़े भाई और वो दोनों भी आर्चिंग करते हैं। आप जानते होंगे, मेरे सबसे बड़े भाई मंजीत सिंह जो ऑलरेडी इस बिजनेस के कोर लीडर भी हैं और स्टार भी हैं। एक सबसे बड़ी मेरी बहन है और मझले भाई भी आरसीएम में है। तो आरसीएम बिजनेस की ज्वाइनिंग कैसे हुई, पहले किसने ज्वाइन किया सर आरसीएम बिजनेस आपके परिवार में जो आया, तो सबसे पहले किसके थ्रू आया, आपके थ्रू या भाइयों के थ्रू। ये बिजनेस एक्चुअली में जब हम तीनों भाई पढ़ाई कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक बात आई थी पार्ट टाइम इनकम की। किसी ने मुझे बताया था और तभी जाके वो बात मेरे ध्यान में आई। उससे पहले तक तो मैं सिर्फ और सिर्फ, मैं क्या, मेरे तीनों भाई, हम सारे के सारे लोग सिर्फ नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे। क्योंकि जिस फैमिली बैकग्राउंड में रहे वहां पे एक ही बात समझ में आती थी कि पढ़ाई लिखाई करके कोई नौकरी करनी है और नौकरी करने से जीवन अच्छा हो जाएगा, ऐसी सोच थी।
तो किसी ने मुझे बताया कि आप पढ़ाई करते करते पार्ट टाइम वे में अपने कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं और परिवार के बोझ को थोड़ा कम कर सकते हैं। वैसी स्थिति में मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन किया था, जीटीएफएस उसका नाम था। और उसी को करने के दरमियान में मैंने एक लिस्ट बनाई थी। मेरे अंकल जो रेलवे में चीफ हेल्थ एंड फूड इंस्पेक्टर हैं, और बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो भी इस बिजनेस के स्टार रुपए हैं वर्तमान में। मैं उनके पास पॉलिसी लेने के लिए गया। पूरी रात मैं ट्रेन में जग के गया था, और वहां पे जाने के बाद वो मेरे से पूछने लग गए। जब उन्होंने मुझे इंश्योरेंस करते हुए देखा तो वो मेरे से पूछने लग गए कि करते क्या हो, क्यों करते हो, किस लिए करते हो। तो मैंने उनको बताया कि पार्ट टाइम इसको करता हूँ और थोड़े मोड़े पैसे आ जाएंगे तो इससे अपना खुद का कुछ खर्च वर्च निकाल लेंगे। तो उन्होंने मुझे आरसीएम की थोड़ी सी बात बताई। पूरा प्लान उन्होंने नहीं बताया, थोड़ी सी बात बताई और अप्रोच किया कि आप इसको करो यदि कर सकते हो तो। और यकीनन मैं आपको बताऊं कि जब मैंने पहली बार उनके सीनियर अपलाइन से आरसीएम बिजनेस के प्लान को देखा तो पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी की सारी खुशियां इस प्लान के माध्यम से हासिल की जा सकती है। इस एक प्लेटफॉर्म पे यदि मजबूत तरीके से काम कर दिया जाए तो जीवन में बहुत सारे सपनों को पूरा किया जा सकता है, बल्कि उन सपनों को भी जो शायद एक आम इंसान देखता नहीं है। और तब मैंने उस दिन से सब कुछ छोड़ के, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुका था केमिस्ट्री ऑनर्स। पूरे परिवार को एक उम्मीद थी कि मैं पढ़ लिख के कुछ अच्छा करूंगा, और मैंने सारी चीज डे वन से साइड करके पूरे डेडिकेशन के साथ आरसीएम बिजनेस में अपनी शुरुआत कर दी। तो सबसे पहली ज्वाइनिंग आपकी हुई, आपने जैसे बताया इंश्योरेंस में काम करते थे, तो फुल टाइम जैसे ही आप आरसीएम में आए तो क्या आपके घर वालों ने इसका विरोध नहीं किया कि आप क्या कर रहे हो, जो आ रहा है उसको क्यों मत कर रहे हो, ये नया तरीके का बिजनेस है? बहुत बड़ा विरोध, विरोध तो ऐसा जिसका मैं जिक्र भी ना कर पाऊं शायद। मेरे साथ तो ऐसी भी स्थिति मुझे देखने को मिली कि घर से निकलने तक का बात मेरे से बोल दिया गया था कि आप या तो पढ़ाई करो या फिर घर को छोड़ दो। क्योंकि घर वाले बिल्कुल इस बात को लेके कन्विंस नहीं थे कि मैं आरसीएम करूं या कोई इस तरह का काम करूं। क्योंकि जब मैंने इसकी शुरुआत की थी, मेरे पिताजी चूंकि अननोन व्यक्ति थे नेटवर्क इंडस्ट्री को लेकर, और उन्होंने जब इसकी बातचीत आस पड़ोस के लोगों से करी तो लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा ही उनको समझा दिया। लोगों ने तो यहाँ तक समझा दिया कि उनको आप अपने बच्चे को नहीं रोकेंगे तो वो आपके हाथ से निकल जाएगा। और तब मेरे पिताजी ने सीधे सीधे मेरे सामने शर्त रखी थी कि या तो पढ़ाई करो या आरसीएम करो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस टाइम तक तो मेरी कोई इनकम भी आरसीएम बिजनेस से नहीं आई थी। पहले महीने ही शुरुआत मैंने की थी इस बिजनेस की। और एक और बात मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा कि जब मैं आरसीएम बिजनेस में नहीं था तो घर से निकलने का मुझे मौका भी बाहर के लिए नहीं मिलता था, क्योंकि वो फ्रीडम नहीं थी ना। मैं उम्र से बहुत ज्यादा बड़ा था, 19.5 साल की उम्र में मैं इस बिजनेस में आया था। और इसकी जो बिजनेस किट मिला करती थी वो पटना शहर में मिला करती थी, जो मेरे घर से तकरीबन 127 किलोमीटर के आसपास की दूरी पे हुआ करता था। और मेरे साथ सबसे बड़ी चुनौती थी कि जब मैं किसी को ज्वाइन कर रहा हूँ तो किट ला के कैसे दूं उसको, क्योंकि पटना जाने की परमिशन मुझे नहीं मिलती। तो मुझे मेरे अंकल ने ज्वाइन करवाया। सबसे पहले मैं बात इस तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि जब मैंने इस बिजनेस को समझ लिया, पूरी तरह कन्विंस हो गया था, ज्वाइन करने के पैसे मेरे पास में नहीं थे। घर वालों के सामने जब मैंने प्रपोजल रखा था तो सभी ने मना कर दिया। क्योंकि देखिए 1500 रुपए के आसपास लगा करते थे उस टाइम, और मेरे परिवार के लिए 1500 एक बड़ा अमाउंट हुआ करता था। आज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये 2002 की बात है, जब मेरे पिताजी की सैलरी जो होती थी वो 6500 की होती थी। तो 6500 की सैलरी में 1500 रुपए का अमाउंट एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना जिसके फ्यूचर में कोई ना जानता हो, फ्यूचर की गहराइयों को कोई ना समझता हो, एक बड़ी बात थी। सभी ने मना कर दिया। तब मेरे अंकल ने, जिन्होंने इस बिजनेस में मुझे लाया, उन्होंने अपने पैसे से मेरी ज्वाइनिंग कराई थी। और मैंने कई बार कोशिश करी कि मैं उस पैसे को वापस कर दूं, लेकिन उस पैसे का बोझ इतना बड़ा रहा मेरे ऊपर कि आज तक हिम्मत नहीं हो पाती है और क्षमता भी नहीं है कि मैं उस पैसे को वापस कर सकूं, जो कि उन्होंने मेरे भविष्य के निर्माण के लिए लगाया था। तो घर वालों का शुरुआती बहुत बड़ा विरोध हुआ, लेकिन इस बिजनेस का विजन इतना अंदर मेरे आ गया था तो मुझे ऐसा लग गया था कि पढ़ लिख के भी मुझे कोई ना कोई नौकरी करनी है, और नौकरी करना है तो सिर्फ पैसे कमाने के। और वहाँ एक सीमित पैसे को मैं शुरू से ही देख रहा था, क्योंकि जो मेरा फैमिलियर बैकग्राउंड रहा है
वो मेरे घर में एग्रीकल्चर के साथ साथ सर्विस में बहुत सारे लोग, इवन कि मेरे पूरे परिवार की जो काफी संख्या में बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, और तकरीबन 40 लोग ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं। तो ऐसे सारे लोगों को मैंने नजदीक से देखा था, तो एक बात तो समझ में थी कि किसी की जिंदगी बहुत बेहतरीन नहीं है, हाँ आम लोगों से बेहतर है, इतना मैं मानता था। और तब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे मेरी जिंदगी को बेहतर नहीं बेहतरीन बनाना है, और वो इस बिजनेस से हो सकता है। और वो दिन और आज का दिन एक मजबूत डिसीजन था, जो कभी हिला नहीं, कभी बिगड़ा नहीं। बहुत बढ़िया सर। तो आपकी अकेले की ज्वाइनिंग हुई, भाइयों की ज्वाइनिंग बाद में आपने करवाई? नहीं, मेरी अकेले की ज्वाइनिंग थी, और वो अकेले की इसलिए थी कि इसके भी फाइनेंसर कोई और थे। अच्छा। घर से तो कोई तैयार नहीं था, और जैसी मेरी स्थिति थी वैसी ही भाइयों की भी स्थिति थी। भाई लोग डे वन से ही मेरे साथ थे। उन्होंने जब इस कंसेप्ट को देखा समझा, तो वो मेरे से कहीं ज्यादा एक्साइटेड थे इस बिजनेस को लेके। लेकिन दिक्कत वही आ गई कि ज्वाइनिंग करे तो करे कैसे, और बाद में आगे चल के जब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किए, तो थोड़ी हेल्प हमारे अंकल ने करी, और थोड़ी जो आर्ट्स बिजनेस से पैसे वैसे आने लग गए थे, तो हम सारे लोगों ने एक साथ स्टार्टअप किया। बहुत बढ़िया सर। तो परिवार पॉजिटिव कब हुआ सर? देखिए, परिवार, मैं आपको बोलूं तो एक वक्त तो ऐसा आया कि जब हमारी जिद के सामने परिवार हार गया। लेकिन ठीक चौथे महीने इस बिजनेस के अंदर मेरी जो इनकम थी ना, वो 7300 रुपये चली गई। पहले महीने 526 रुपये आई थी, दूसरे महीने 668, तीसरे महीने 628, और चौथे महीने की जो इनकम थी ना, वो इस बिजनेस में एक स्लैब होता है 1,70,000 का, जिसको मैंने अचीव किया था। तो 7,300 की मेरी इनकम आई थी। और तब मैं मेरे पापा के पास में गया था, और धीरे से मैंने उनको चेक, उस टाइम स्टेटमेंट नहीं आती थी, ऑनलाइन कुछ नहीं था। मुझे आज भी याद है, HDFC बैंक का वो चेक था, 7300 का अमाउंट था। मैंने मेरे पिताजी के हाथ में उस चेक को रखा था। तो उन्होंने पहले पूछा कि ये क्या है, क्योंकि देखिए जिंदगी इतनी खराब थी कि ये चेक, ये वे, ये सब चीज ना लोग समझते नहीं थे। तो मैंने पिताजी को बताया कि ये पैसा है। तब उन्होंने अमाउंट देखा, तो उस पर 7300 रुपये लिखा हुआ था। उन्होंने मुस्कुराते हुए बस एक बात मेरे से पूछी थी कि क्या ये हमेशा आएगा, क्योंकि उस टाइम पिताजी की सैलरी जो थी ना, वो 6,500 की थी, और मैं चौथे महीने ही 7300 पे चला गया था। तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि पापा, ये हमेशा नहीं आएगा, जब भी आएगा तो इससे बढ़ के ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा। क्योंकि नेटवर्क में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को हम लोग देखते थे, प्लान को जब हम लोग समझते थे, तो एक बात सेट थी कि जब भी आएगा इनकम में, वो बढ़ के ही आएगा। तो मैंने फुल एक्साइटमेंट के साथ कहा कि आगे जब भी आएगा वो इससे बड़ा ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा। तो वो समझ लीजिए कि एक तरह से लाइसेंस था इस बिजनेस को करने का, और उस दिन से मतलब एक फैमिली सपोर्ट भी हम लोगों को मिलना शुरू हो गया उस 7300 की इनकम से। जी जी। तो इसका मतलब ये माने सर, जो आज संघर्ष कर रहे हैं, जिन लोगों ने आज आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की है, उनकी फैमिली अगर नेगेटिव है तो उनके लिए एक अच्छा मैसेज है कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास करके कुछ अचीवमेंट निकाले ताकि परिवार पॉजिटिव हो जाए। डेफिनेटली, देखिए, परिवार अपने जगह गलत नहीं है। यदि हमारी फैमिली, हमारे माँ पिता या हमारी पत्नी या हमारे भाई हमें रोक रहे हैं, तो वो अपने जगह गलत नहीं होते, वो अपने जगह सही है। और सही इसलिए है ना कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, ये एक तो उसकी गहराई से उसको नहीं समझते। दूसरी चीज समझते भी हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग का जो माहौल अपने हिंदुस्तान में है, देखिए जब कोई चीज अच्छे के लिए आती है तो दोनों चीजें यहाँ होती है। तो पॉजिटिव कम नेगेटिव मैसेज जो है ना, वो लोगों के बीच में ज्यादा है। तो परिवार को थोड़े दिनों के लिए तो ये विश्वास नहीं होता कि ये जो काम कर रहा है वो सही है या गलत। और जब ये भरोसा हो जाए कि काम सही है या गलत, तो दूसरा भरोसा ये नहीं होता है कि ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए, ऑलमोस्ट जो लोग इस बिजनेस में आते हैं, उससे पहले की उनकी जिंदगी की कड़ी को आप देखें, तो उन्होंने जीवन में कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया हुआ होता है, जिस वजह से फैमिली को एक डर रहता है कि लाइफ में ये कहीं ऐसा तो नहीं कि फेल हो जाएगा, बड़ा नहीं कर पाएगा। जैसा कि मेरे साथ भी था। मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता था। पढ़ाई में मैं ठीक ठाक था, एवरेज था, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बेहतरीन था। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी मेरी ज्यादा थी, तो मेरे पिताजी उस टाइम हम लोगों को कभी कभी ना गुस्से में बोलते थे कि देखो, समय की इज्जत नहीं करोगे ना तो समय तुम्हें रुलाएगा। और जब वो ये बात बोलते थे ना, तो समझ में ही नहीं आता था कि यार इस समय की इज्जत भी करनी क्या चीज होती है। वो जब जिंदगी में कामयाबी आई और समय के महत्व को हमने समझा,
तब पिताजी की वो पुरानी बात अब याद आती है। तो मैक्सिमम लोग ना जब इस बिजनेस में आते हैं, मैच्योरिटी का लेवल उनका बहुत बड़ा नहीं होता है। तो वो कहीं ना कहीं उनके मैच्योरिटी और अनमेच्योरिटी से उनके फैमिली को भी एक डर होता है, जिस वजह से कि वो नहीं चाहते कि कोई ऐसे जगह पे वो इन्वॉल्व हो जो कि प्रमाणित नहीं। हालांकि अब वैसी बात नहीं रही, मैं 2002 की बात आपको बता रहा हूँ। अब हजारों एग्जाम्पल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, और हजारों माँ पिता जो कि मीटिंग सेमिनारों में आते हैं, तो वो खुद करने का सपना लेते ही लेते हैं। साथ ही साथ मन में कहीं ना कहीं उनकी एक बात ये भी रहती है, जब वो अ, हमारे आपके जैसे लोगों को देखते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये ड्रीम आता है कि काश हमारे बच्चे भी ऐसा करते। तो जी बहुत सारी चीजें बदली है। जी, बहुत शानदार सर। तो परिवार पॉजिटिव हो गया, फिर आपके दोनों भाई बिजनेस में आए। अच्छा, आपने आरसीएम का डिपो भी ले रखा है सर। परिवार की 2-3 आइडिया आपकी काम कर रही है सर। कितनी आइडिया काम कर रही है परिवार की? डिपो भी ले रखा है सर। मंथली इनकम लगभग क्या होगी सर, व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं। देखिए, मंथली इनकम की यदि मैं बात करूं तो 7 फिगर में तो एवरी मंथ होता है, पूरे फैमिली की इनकम की मैं आपसे बात जिक्र करूं तो। और डिपो हो, पीयूसी हो, मैंने आरसीएम बिजनेस के हर पार्ट को जिया है। जी और मैं एक चीज महसूस करता हूं कि व्यक्ति यदि किसी भी चीज को लेकर संकल्पित है तो वो हर काम को आसानी से कर सकता है। बस जरूरत है तो बस उस काम को करने की मजबूत तैयारी। ये तैयारी लोग मजबूत नहीं कर पाते, जिसकी वजह से काम मजबूत नहीं हो पाता। नहीं तो जिस दिन एक इंसान किसी भी क्षेत्र की तैयारी मजबूत कर लेवे ना, तो लोग तो तैयारी करके चांद पे पहुंच जा रहे हैं। यहाँ तो बस करोड़पति और अरबपति बनने की बात है। जी जी, बहुत शानदार सर। सुजीत सर ने क्वेश्चन को स्किप कर दिया है। दो भाई हैं, ये स्टार रूबी के लेवल पे हैं दोनों भाई। परिवार में काफी अच्छी इनकम आज सुजीत भाई कमा रहे हैं, बहुत अच्छा। अच्छा सुजीत सर, थोड़ा पर्सनल सवाल भी एक दो और पूछना चाहूंगा सर। इतने हंसमुख हैं और चॉकलेटी लीडर आपको हिंदुस्तान में लोग बोलते हैं, और थोड़ा आपके बारे में रिसर्च किया तो पता चला सर आपकी लव मैरिज हुई है सर। ऐसे रिसर्च ना किया कीजिए सर। हालांकि आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन ये देखिए 2001 की बात है, जब मैं इस बिजनेस में नहीं आया था। मैं जिस मोहल्ले में रहता था, जिस कॉलोनी में रहता था, मेरी मिसेज लक्ष्मी वहीं रहा करती थी। और देखने के बाद यही मतलब आंखों आंखों में ही प्यार हो गया था। लेकिन वो प्यार इतना अनुशासित था, मैं आपको खास करके युवा वर्ग को आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ। आज के लोग यूट्यूब व्हाट्सएप, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है उतने ज्यादा डूब जाते हैं। मोबाइल का जमाना हुआ करता था सर उस टाइम, और मैं आपको बड़ी ईमानदारी से ये बात करता हूँ कि लव मैरिज होने के बाद भी, मतलब जो हम लोगों का अफेयर था, आप बिलीव नहीं करेंगे, 30-30 दिन की गैप होती थी बातचीत में। जबकि उनके पास भी मोबाइल होता था, मेरे पास भी मोबाइल होता था। मकसद क्लियर था कि हम लोगों को साथ रहना है, शादी करनी है, इसके लिए बड़ी कामयाबी लाना है। क्योंकि उनके पिताजी के अंदर भी ये था एक बात की, वो रिजिड थे कि मुझे नौकरी वाले से तुम्हारी शादी करनी है। और मुझे कहीं ना कहीं नौकरी का तो डे वन से जब मैंने आर्थिक का प्लान देखा था, वो कंसेप्ट ही दिमाग से बाहर हो चुका था। तो मैंने उनको बताया था कि मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, और जितने नौकरी वाले कमाते हैं ना, 20 नौकरी वालों के बराबर मैं अकेले कमा के दिखाऊंगा, मुझे वक्त चाहिए। और ये बात मैंने उनके पिताजी से भी ओपनली बोली थी। और प्यार में गहराई इतनी थी कि मैंने शुरू में ही कहा कि मतलब डेली और सुबह शाम और दिन रात की बात आप छोड़ दीजिए, 30-30 दिनों तक हम लोगों की बातचीत नहीं होती थी। हाँ, प्यार में गहराई जरूर थी, दिखावा कम था। बहुत शानदार सर। बच्चे कितने हैं सुजीत सर? 2 बच्चे हैं सर, एक आपके मिहिर, साथ? दूसरा महीना। जी जी, पटना में सब तीनों भाई बहन साथ ही रहते हैं सर? आरसीएम बिजनेस की यही तो खूबसूरती है कि देखिए, बाहरी दुनिया में बहुत ज्यादा जब पैसे कमाने के लिए इंसान अपने आप को तैयार करता है ना, उसे सभी चीजों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस की खूबसूरती की वजह से आज हम सारे परिवार एक साथ रहते हैं, ना सिर्फ मैं मेरे बच्चों के साथ और पत्नी के साथ, बल्कि हम 3 भाई, माँ पिताजी, सारे लोग एक साथ रहते हैं। और सारे लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का, सेवा करने का मौका मिलता रहता है। और इसके लिए क्या तो बात विशेष है, धन्यवाद मैं आरसीएम को दूंगा। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, इस बिजनेस में सर लोग ऐसा बोलते हैं एक मेंटर होना चाहिए, एक बड़ा गोल होना चाहिए। आप बिजनेस में किसको मेंटर और आपका बड़ा गोल को जिम्मेदार मानते हैं, और बिजनेस में आप किस व्यक्ति को अपना मेंटर मानते हैं? और सामाजिक जीवन में भी आदमी का मेंटर और गोल होता है सर, तो इन दोनों पे थोड़ा प्रकाश डालिए सर।
देखिए सर, मैं बड़ी ईमानदारी से एक बात आपको कहना चाहूंगा। बात सबसे पहले मैं सामाजिक जीवन की करूं तो सामाजिक जीवन में मेरे सबसे बड़े मेंटर, मेरे रोल मॉडल मेरे पिताजी रहे। क्योंकि उनके आदर्श और उनके व्यवहार कुछ ऐसे थे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आफ्टर रिटायरमेंट, आपको सुन के हैरानी होगी, आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया है। बहुत बढ़िया। उनकी जरूरतों से ज्यादा जो भी चीजें उनके पास रही है, वो आज भी उनकी वो आदत है। वो हमेशा से मतलब दूसरों को कोऑपरेट करने में और दूसरों को आगे बढ़ाने में इन्वॉल्व रहते हैं। पहले भी थे और आज भी हैं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा फ्रीडम है, फैमिली का कोई लेबिलिटी उनके ऊपर नहीं है। तो ये जो चीज मैंने उनसे सीखी शुरुआती दिनों से, एक तो उन्होंने कभी किसी का अपमान कभी नहीं किया, हमेशा दूसरों को इज्जत दिया उन्होंने। और दूसरा जी। काम, दूसरों की मदद हमेशा, उनके नेचर में रहा दूसरों की मदद करना। और महावीर सर, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताता हूँ कि उनकी ये दो चीजें मुझे इस बिजनेस में कामयाब बनाई। एक तो दूसरों की मदद करने की आदत, और दूसरों को आगे बढ़ाने की आदत, और साथ ही साथ में कभी ना किसी के विषय में बुरा सोचना, ना अहित करना। और ये दोनों चीजें मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आरसी बिजनेस में कोई भी लीडर इस माइंडसेट के साथ यदि आते हैं तो उनके आसमान तक पहुंचने की बहुत बड़ी संभावना है। बहुत बड़ी संभावना, जो चीजें मैंने बाद में महसूस करी, पहले तो मुझे नहीं लगता था कि इन चीजों का जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है आर्थिक तौर पे, लेकिन जब मैं व्यवसाय में आया तो मुझे ऐसा लगा कि इन्हीं चीजों का बहुत बड़ा फायदा मुझे मिला। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा बिजनेस में मेंटर की, यूं तो देखिए सारे लोगों का सपोर्ट है, और मैं किसी को मतलब मेरे किसी का नाम लेने का ये कतई मतलब नहीं है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया और ये नहीं किया, क्योंकि मुझे शॉर्ट में बताना है। तो देखिए इस बिजनेस में मुझे खड़ा करने वाले जो शख्सियत रहे हैं, वो मेरे हम उम्र भी रहे, और जो उन्होंने कोऑपरेट किया मुझे इस बिजनेस में, हर दिन वो मुझे समझाते थे, बताते थे, सही रास्ते पे लाते थे। मतलब कभी उधेड़बुन वाली स्थिति होती थी तो वो उससे बाहर निकालते थे। मेरे पहले मेंटर आरसी बिजनेस के मेरे आदरणीय अपलाइन मिस्टर राकेश शर्मा जी रहे, जिनका कि सहयोग मुझे आज भी पहले वाली स्थिति में ही मिलते रहता है। उसके ठीक बाद मुझे मानसिक स्तर पे बहुत ज्यादा मजबूती देने वाले जो शख्सियत रहे शुरुआती दिनों में, जिनका मैं अपनी कामयाबी में बहुत बड़ा रोल समझता हूँ, वो आदरणीय बीसी छाबरा सर रहे। मैंने उनसे मिलने के बाद ना, यूं आप समझिए कि स्पीड कई गुना बढ़ गई, सोचने की, समझने की, करने की रफ्तार ही आ गई एक तरह से जिंदगी में। यूं समझ लीजिए कि 800 से जो है ना, वो सीधे फ्लाइट वाली स्पीड आ गई उनके साथ जब मैं संपर्क में आया। तो मेंटली उन्होंने मुझे बहुत मजबूत भी किया, बहुत सहयोग भी किया। और तीसरे शख्सियत जिनके जैसा मैं हमेशा होने की कोशिश करता हूँ, बड़ी ईमानदारी से मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, वो हमारे बिजनेस के आइडियल मिस्टर सुरेंद्र जी बख्शे, जिनको मैं हमेशा कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। तो सामाजिक जीवन में मैंने मेरे पिताजी को सबसे ज्यादा कॉपी किया हुआ है, और बिजनेस के लाइफ में मैं आदरणीय राकेश सर, विजय सॉरी डीसी सर और वत्स साहब को मैं कॉपी करने की कोशिश करता बहुत शानदार सर, जोरदार बात आपने बताई सर। अच्छा, आप इसको कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं कि अगर आप आरसीएम बिजनेस की बड़ी ऊंचाई पे जाना चाहते हैं तो आपके परिवार का सपोर्ट आपको मिलना चाहिए, पत्नी का, बच्चों का, माँ बाप का, उनका पॉजिटिव होना और परिवार के अंदर ऐसा आरसीएम का माहौल होना, ये आप क्या मानते हैं कामयाबी के लिए क्या जरूरी है? हूँ। बहुत जरूरी है। देखिए मुझे आज भी याद है सर, मैं आपको बताऊं कि जब मेरा परिवार मेरे साथ में नहीं था, मतलब वो इमोशनली तो मेरे साथ में थे, लेकिन जब मैंने बिजनेस करने का डिसीजन लिया तब थोड़ी खिलाफत हुई थी। उस दरमियान मैंने एक चीज महसूस करी कि जब मैं घर में आता था ना, तो ना माँ ना पिताजी, कोई भी मेरे से ठीक तरीके से बात नहीं करते। और कहीं ना कहीं वो चीजें ना अंदर का चोटती थी। जब मैं बाहर, एक तो बाहर निगेटिविटी, और उसके बाद रिलैक्स होने के लिए आदमी घर में आता है तो घर में भी निगेटिविटी देखने को जब मिलती थी, तो कहीं ना कहीं मन बड़ा व्यथित हो जाता था। तो मैंने अपने आप में एक संकल्प लिया था उन दिनों कि मुझे सबसे पहले ना मेरे परिवार को इस बिजनेस को समझाना है। और तब मैंने काफी कोशिश करके मेरे पिताजी को एक सेमिनार में ले जाने की कोशिश करी। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से दर्शकों से भी अपील करना चाहूंगा कि देखिए, परिवार का ना समझना
या परिवार का हमारे खिलाफ होना। हम ये मान लेते हैं कि उनके समझ में ये बिजनेस नहीं आता, लेकिन थोड़ा यहाँ हमें हमारे माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। हम ये यदि समझते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता, बजाय इसके समझे कि हम उनको भी नहीं समझा पा रहे हैं, जो हमारे साथ जिंदगी भर से हमारे साथ में है, जो हमारी सबसे ज्यादा सुनते हैं, सबसे ज्यादा मानते हैं, यदि उनको भी हम नहीं समझा सकते तो हम दूसरों को क्या समझा पाएंगे। और इस माइंडसेट के साथ यदि कोई व्यक्ति तैयार हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वक्त उनको अपनी फैमिली को कन्विंस करने में लगेगा। लेकिन हाँ, फैमिली को जरूर कन्विंस कीजिए। आपसे नहीं होते हैं, आप थर्ड पार्टी को यूज कीजिए, आप किताब, कैसेट, सेमिनार, मीटिंग, इन सब चीजों का मदद लीजिए। लेकिन फैमिली का यदि सपोर्ट मिल गया ना, तो वो एक और एक की 11 वाली बात हो जाती है। तो ये जरूरी चीज है और इसके ऊपर हमें सबसे पहले काम करना है। बहुत ही शानदार सर। ये थे हमारे साथ सुजीत सर। सुजीत जी हमारे बीच में थे पटना से, जिन्होंने बताया आरसीएम बिजनेस को कैसे शुरू किया, क्या चैलेंज आए, परिवार शुरुआत में विरोध करता था, साथ नहीं देता था, उनको किस तरह से मोटिवेट किया, किस तरह से परिवार के अंदर लगातार बिजनेस का पॉजिटिविटी का माहौल बनाया, कौन कौन से अपलाइन की मदद ली, कौन से लोगों ने उनके काम पे फर्क डाला, किन लोगों ने उनकी बुद्धि पे फर्क डाला, और कौन उनके रोल मॉडल है जिनकी तरह वो बनना चाहते हैं। तो यही प्यार आपका बना रहे, लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम बातचीत करेंगे सुजीत सर से। कुछ सवाल जो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से हमारे पास पहुंचे हैं, हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से बिजनेस में उन्होंने उन सवालों का सामना किया, और कौन सी वो चीज है जो एक सुजीत सर को कंप्लीट लीडर और एक नेशनल लीडर और एक रोल मॉडल मानते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, एक एजुकेशन के गुरु मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।